अस्सलाम वालेकुम, शाहराए दस्तूर से मैं हूं अब्दुल कयूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। मेरे साथ जहाँज़ेब अब्बासी, तैयब बलोच और हम सबके जनाब नासिर इकबाल साहब। शर्माएं ज़रा। अच्छा जनाब, तो बात ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो है वो एक बड़ा अहम मुकदमा था और आज ये इंकशाफ हुआ कि हामिद खान साहब जो कि प्रोफेशनल ग्रुप जो है उसको हेड करते हैं, एक बहुत बड़ा वकला का एक दौर है जिसने कभी 2007 में वकला तहरीक जो है उसको लीड किया था और एक बहुत तारीख़ी तहरीक जो है वो चलाई थी और बहुत आइन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान पे किताबें लिखी हैं। लेकिन आज बहुत एक हैरत हुई कि आज आबिद ज़ुबैरी साहब, जो वही ऑडियो लीक वाले हाय राफिया, वो मुकदमा जो है उसके एक किरदार उनकी जो एक पिटीशन थी उसमें हामिद खान साहब जैसे बड़े कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट लॉयर जो हैं उनको दरख्वास्त वापस लेने के लिए इंगेज किया गया। ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है। और दूसरा ये कि वो आइनी दरख्वास्त थी क्या और उसके अंदर क्या हुआ, मुख्तसर सी कार्रवाई थी। और इसके अलावा डैम फंड के हवाले से जो साकिब निसार के दौर में एक अज़ खुद नोटिस लिया गया था और फिर उसके बाद उसके ऊपर एक इम्प्लीमेंटेशन बेंच बना था, 5 रुकनी बेंच ने एक फ़ैसला दिया था। उस हवाले से जो गुज़िश्ता समाअत हुई थी उसका हुक्मनामा भी आ गया और उसमें जो 23 अरब रुपए से ज़ायद के फ़ंड जो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा थे, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि बैरिया टाउन कराची के हवाले से एक अकाउंट बनाकर उसमें कोई 55-70 अरब रुपया जो है वो जमा हुआ था, 190 मिलियन पाउंड वाला, 64 बिलियन के करीब, उसको जो है वो हुकूमत के अकाउंट में जमा करवा दिए थे। उसी तरह से पब्लिक अकाउंट्स के अंदर आज ये वो जो डैम फंड है सुप्रीम कोर्ट में खुला हुआ, उसको उससे रकम पब्लिक अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करके और उसको अकाउंट को बंद करने का हुक्म जो है वो दे दिया। इसमें तो अगर आप इजाज़त दें, एक छोटा सा पॉइंट मैं डालना चाह रहा था। जो आपने अपने नाज़रीन को बताया कि आज वो एक केस था, उसमें आप एक बहुत अहम इंफॉर्मेशन देना भूल गए जो बड़ा इंटरेस्टिंग मेरे ख्याल में एक एस्पेक्ट है कि हामिद खान साहब का वकालतनामा नहीं था, वो आबिद ज़ुबैरी साहब की तरफ से पिटीशन थी। लेकिन हामिद साहब ने आज वकालतनामा सुबह दाखिल कराया सिर्फ केस वापस लेने के लिए। ये एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। और जो पिटीशन है वो पिटीशन ये है कि जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या पैकेज अभी जो आया ही नहीं है उसको आप डिक्लेयर कर दें कि वो इलीगल है। अच्छा, असल में उसमें जो एतराज़ात थे ना, एक्चुअली उनकी पिटीशन तो ये थी जो आपने बताई है, उसमें रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात लगाए थे जिसके खिलाफ अपील थी। दोनों अब उसमें एक एतराज़ ये भी था कि आपके पास, क्योंकि पाकिस्तान जो प्रैक्टिशनर्स एक्ट है लॉयर्स का, उसके तहत वकील ख़ुद जो है वो पिटिशनर नहीं बन सकता है, तो उसके लिए किसी की इजाज़त लेना जो है या किसी बार की तरफ से है तो उसकी इजाज़त लेना ज़रूरी थी। तो उन्होंने फिर अपने लिए हामिद खान साहब को इंगेज करना पड़ा ताकि एक जो है वो एतराज़ रिमूव कर दिया जाए। लेकिन वापस लेने के लिए नासिर साहब, ये काम तो कोई भी जूनियर जाके कह सकता है, जाए यार ज़रा मेरे कह दें कि जी हम ये दरख्वास्त वापस ले रहे हैं, तो अदालतें वापस कर देती हैं। क्यों जी? सिद्दीकी साहब, वैसे ये जो कार्रवाई हुई क्या, शुरू कैसे हुई? नासिर साहब ने तो बता दिया, लेकिन आज की कार्रवाई का आगाज़ यहाँ से हुआ कि जब 9:30 बजे कोर्ट आई तो पहले जो फाइनल काज लिस्ट में केसेस थे उनको सुना गया। 5 केसेस थे, उन 5 केसेस को सुनकर तकरीबन 9:50 के ऊपर आबिद ज़ुबैरी की ये सप्लीमेंट्री काज लिस्ट में ये केस समाअत के लिए मुकर्रर था, फिर उसको टेकअप किया गया। तो जैसे ही ये केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ, एडवोकेट हामिद खान साहब सामने आए और उन्होंने कहा जी कि मैं ये दरख्वास्त जो है वो वापस लेना चाहता हूँ। तो उस पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइसा ने कहा कि ये बात तो आबिद ज़ुबैरी साहब खुद भी कह सकते थे। हाँ। तो क्या सिर्फ दरख्वास्त वापस लेने के लिए हामिद खान साहब यहाँ पे आए हैं या उनको इंगेज किया गया है?
تو اس کے اوپر پھر انہوں نے کہا جی کہ چیف جسٹس قاضی فائز نے پوچھا کہ آپ صرف سی ایم اے یا جو اپیل ہے صرف وہی واپس لینا چاہ رہے ہیں یا مین کانسٹیٹیوشن پٹیشن بھی واپس لینا چاہ رہے ہیں. تو اس پہ حامد خان صاحب نے کہا جی کہ آپ کے سامنے اس وقت جو معاملہ ہے وہ صرف اپیل کا ہے, یعنی جو رجسٹرار آفس کے اعتراضات ہیں اس کے خلاف جو ہم نے اپیل دائر کی ہوئی ہے صرف وہ معاملہ آپ کے سامنے ہے. تو اس پہ چیف جسٹس قاضی فائز نے درستگی کی اور کہا کہ نہیں, یہ دونوں ایشوز یعنی جو مرکزی پٹیشن ہے وہ بھی یہاں پہ اس بینچ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر ہے اور اپیل بھی سماعت کے لیے مقرر ہے. تو پھر انہوں نے کہا جی کہ میں دونوں ہی واپس لینا چاہتا ہوں. تو پھر سپریم کورٹ نے یہ آرڈر دیا کہ جی یہ واپس لینے کی بنیاد کے اوپر ہم خارج کرتے ہیں. ایک موقع کے اوپر عابد زبیری سے چیف جسٹس قاضی فائز نے ایک مکالمہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ زبیری صاحب آپ کا ایک اور کیس بھی تھا اور وہ کیس ہم نے نہیں لگایا اور وہ میرے ٹینیور میں وہ کیس نہیں لگا, تو آگے چل کے ہو سکتا ہے لگ جائے. تو کیا آپ سمجھ رہے ہیں نا میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ تو اس کے انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا جی کہ جی میں سمجھ گیا ہوں. تو حامد خان صاحب نے کہا جی کہ آپ کی بڑی مہربانی ہے. تو گمان یہی کیا جا رہا ہے کہ شاید وہ جو آڈیو لیک والا معاملہ تھا شاید یہ اسی کیس کے حوالے سے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے نشاندہی کی ہے کہ میں نے اپنے ٹینیور میں اس کیس کو ہیئرنگ کے لیے فکس نہیں کیا. ہم جانتے ہیں کہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا جو اجلاس ہوا تھا اس کے لیے بینچ بھی بن چکا ہے, لیکن تاریخ اناؤنس نہیں ہوئی کہ کس اور ڈیٹ وہ کے بینچ کون سا بنا تھا؟ وہ میرے ابھی ذہن میں نہیں ہے. جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں. ناصر صاحب یہ جو ان کا گمان ہے کہ وہ عابد زبیری صاحب سے وہ آڈیو لیک کیس کی ہی بات ہوئی ہوگی, وہ کیا تھا آڈیو لیک کیس؟ کچھ آپ کا ذہن کے اندر ہے؟ ہائے رافیہ. نہیں, وہ قیوم صاحب وہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مخصوص جج کے سامنے وہ کیس لگانے کی بات چل رہی تھی. نہیں وہ تھا کیا کیس جس کے اوپر کمیشن بنا تھا؟ آڈیو لیک کمیشن بنایا گیا تھا, اور جب وہ کمیشن بنا تھا تو اس سے پہلے عابد زبیری صاحب صدر سپریم کورٹ بار تھے, انہوں نے پیٹیشن داخل کر دی تھی بندیال صاحب کے سامنے. بندیال صاحب کا اور ان کی خوش دامن کا بھی ایک آڈیو لیک آئی تھی نا, بیسیکلی خواجہ طارق رحیم صاحب اس طرح کی پٹیشن میری بھی آڈیو لیک ہوئی تھی. اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے ریکویسٹ تھی کہ یہ کہاں سے یہ آڈیو لیکس ہو رہی ہیں, یہ پتہ کیا جائے کہ یہ ریکارڈنگ کر رہا ہے, یہ کیسے لیکس ہو رہی ہیں, کیا ہو رہا ہے. تو اس میں ان کی بھی اپنی بھی تھی اور انہوں نے اس کا ایکسیپشن لیا تھا کہ یہ کوئی طریقہ, میں تو اپنے کلائنٹ سے بات کر رہا ہوں. تو یہ تو اور ان کا کلائنٹ کون تھا؟ پرویز الہی صاحب تھے. اور کس بینچ کے سامنے لگوانے کی بات ہو جس میں رہی تھی؟ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب ہوں. تو مظاہر علی اکبر نقوی, ان کا نام سید مظاہر علی اکبر نقوی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ نے نا اپنے جو ابھی جو ویو آیا ہے سپریم کورٹ کا, اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ مظاہر نقوی اپنے نام کے ساتھ جسٹس نہیں لکھ سکتے. جسٹس نہیں لکھ سکتے, یہ بات ہے. اب وہ صرف سید مظاہر علی اکبر نقوی ہیں. تو یہ مسئلہ تھا, اور اس پہ پھر بڑا آپ کو یاد ہے اس زمانے میں بڑا شور و غوغا بھی ہوا تھا. لیکن چیف جسٹس صاحب نے بیسیکلی یہی کہا کہ دیکھیں وہ کیس ہم نے میرے سامنے نہیں لگائے, کیونکہ یہ وہ چاہ بھی نہیں رہے تھے کہ قاضی فائز صاحب کے سامنے. کل کو لگتا کہ جناب انفلوئنس کیا ہے, چیف جسٹس تھے, یہ ہوا وہ ہوا, تو اب نئے چیف جسٹس جو ہیں منصور علی شاہ صاحب وہ لگائیں گے آڈیو لیک کیس. دیکھیں یہ کیس تو اب لائن میں لگا ہوا ہے نا, پینڈنسی میں ہے, ہو سکتا ہے ان کے سامنے لگ جائے. اور ہو سکتا ہے صاحب اگر منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس نہ بنے تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ مجھے نہیں پتا کہ ان کو کیا کرنا چاہیے. دیکھیں ہمیں تو یہی ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ یار سینٹی مسٹ پریویل, اور جس کا مطلب رائٹ ہے اس کو بننا چاہیے چیف جسٹس. نہیں یہ کیا کہ کوئی بنیادی حق ہے؟ نہیں بنیادی حق نہیں, لیکن ایک سینیورٹی کا چیف پرنسپل جسٹس بننا جو ہے وہ بنیادی حقوق میں شامل ہے. ناصر صاحب میں نے پڑھے ہیں آرٹیکل 8 سے لے کے 25 گورنمنٹ کا طریقہ ہے, وہاں پہ جو ہے کسی آئین کے اندر بنیادی حق نہیں لکھا کہ آپ نے چیف جسٹس بننا ہے. لیکن یہ ایک پریکٹس ہے نا, لیجیٹیمیٹ ایکسپیکٹنسی ہے نا. اب تو جوڈیشل وہ کمیشن ہی بناتا ہے نا, تو نہیں جوڈیشل کمیشن کا بناتا ہے, اب تو آئین بناتا ہے, سیلف ایگزیکیوٹری ہے ناصر صاحب کہ جو سینئر موسٹ ہوگا وہ چیف جسٹس پاکستان ہوگا. یہ ٹریڈیشن ہے نا, وہی بن رہا ہے. ٹریڈیشن نہیں ہے, کانسٹیٹیوشنل کمانڈ ہے. میں مانتا ہوں یہ پچھلے جو تھا, اور اگر وہ اس میں ترمیم ہوگی پھر یار پہلے جب تھا نا وہ اس میں یہ تھا کہ جو گورنمنٹ کا یہ رائٹ تھا کہ وہ کسی کو بھی بنا دے. لیکن بعد میں یہ جب ملک اسد 18ویں ترمیم میں اور پھر ملک اسد کیس بھی تھا, تو یہ لیجیٹیمیٹ ایکسپیکٹنسی ہوگی کہ جو سینئر ہے اسی کو بننا چاہیے, اور پھر یہ ایک ٹریڈیشن چلتی آ رہی ہے. نہیں ٹریڈیشن تو ہے ہی ہے, لیکن ناقص صاحب یہاں پہ تو آئین کے اندر آ گیا نا کہ سینئر موسٹ ول بی دی چیف جسٹس آف پاکستان, تو اس کے اندر تو کوئی چیز رہی نہیں نا. لیکن گورنمنٹ کا رائٹ
شروع میں بھی تھا اور ہونا بھی چاہیے کہ یہ وہ ڈیسائیڈ کرے. تو آپ اس ترمیم کے حق میں ہیں کہ 3 یا 5 لوگوں کے نام آئے تو پھر ان میں سے گورنمنٹ چوز کر لے کس کو چیف جسٹس بنانا ہے؟ جوڈیشل کمیشن میں جو ریکمنڈیشن آئی ہے وہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر سپریم کورٹ کے جج کا یا چیف جسٹس کی ایلیویشن کی بات بنے تو اس میں 3 نامینیشنز ہونی چاہیے, اس میں سے کسی ایک کو پک کیا جائے. کون سی ریکمنڈیشن آئی ہے؟ پاکستان بار کونسل کی ہیں اور اس پہ بڑی مطلب جو ان کے پاس پینڈنگ پڑی ہے اب یہ فائنلائز نہیں ہوئی ہے. صحیح منصور علی شاہ کی بھی صحیح منصور علی شاہ نے بھی انہی کے جو کمیٹی بنی تھی اس میں یہ بات ہے. وہ قواعد کی تھی, وہ ہائی کورٹ کے لیے کیا گیا اور سپریم کورٹ کے جج کے لیے, چیف جسٹس کے لیے نہیں, چیف جسٹس پاکستان کے لیے. مومن وہی ہوتا ہے جو دوسروں کے لیے کوئی چیز پسند کرے, اپنے لیے بھی وہی پسند کرے. تو صحیح منصور علی شاہ تو ویسے بھی مومن ہے, تو صحیح کے لیے بھی پھر یہی بات ہونی چاہیے. 3 یا 5 سینئر ججز میں سے ہونا چاہیے. تو ابھی جو ہے وہ پاکستان بار کونسل نے بھی یہی کہا ہے اور خود صحیح منصور علی شاہ کا ہائی کورٹ سے متعلق بھی یہی مطالبہ ہے. میں بڑے عرصے سے بات کر رہا ہوں کہ سینیورٹی پرنسپل نہیں ہونا چاہیے. آپ نے کمپیٹنٹ, سپریم کورٹ جو ہے نا وہ ڈمپنگ گراؤنڈ نہیں ہے, آپ کو کمپیٹنٹ ججز لانے چاہیے اور ابھی بھی انہوں نے وہی بات کی ہے. اور آپ لیکن ہمیشہ ناصر صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ڈمپنگ گراؤنڈ نہیں ہونی چاہیے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ثاقب نثار صاحب کے دور سے لے کے اور بندیال صاحب کے دور تک جب آپ یہی جو لیجٹیمیٹ ایکسپیکٹنسی کا پرنسپل کہہ رہے ہیں, وقار سیٹھ صاحب کو اگنور کیا گیا, ان کی پیٹیشن بھی آئی تھی, وہ بھی بیچاری کبھی لگی نہیں, ابھی تک نہیں لگی, اب تو انفریکچرز بھی ہوگی. تو لیکن اس کے باوجود جو ہے 4 نمبر سے جو ہے وہ لا کے نکالے گئے جج جو ہیں, تعینات کیے گئے. اور اگر ہم دیکھیں تو یہ جو سینئر موسٹ, جس کے اوپر آپ کو بھی اعتراض ہے کہ سینئر موسٹ کا جو پرنسپل ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر, اس کی وجہ سے بہت پہلے سے پلاننگ شروع ہو جاتی کہ کس جج کو کہاں پہ کس وقت لگانا ہے, ٹھیک ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اب جو منصور علی شاہ صاحب کے بعد سے آنے والے جو چیف جسٹسز ہیں ان کا پورا ایک لمبا, اور پھر پروجیکٹ عمران سے لوگ جو ہے وہ اس بات کو کرتے تھے کہ جناب اس دور کے اندر, کیونکہ ثاقب نثار صاحب 2018 سے آنورڈ وہی 4 نمبر سے ہوتی رہی نا. لیکن کریم صاحب آپ کو یاد ہے یہ چیز بھی بڑی 18th امینڈمنٹ کنسرن کا باعث ہے کہ جس کے لیے امینڈمنٹ ہونی چاہیے. دیکھیں کریم صاحب, یہی تو میں آپ کی بات, یہی آپ کو لانا کی کوشش کر رہا تھا. 18th امینڈمنٹ سے پہلے یہ گورنمنٹ کا رائٹ تھا کہ وہ کس کو چیف جسٹس اپوائنٹ کرے, ٹھیک ہے. لیکن 18th امینڈمنٹ میں یہ ہوا کہ جو پیئرز ہیں, جو ججز کے کلیگز ہیں, وہ ڈیسائیڈ کریں گے کس مطلب بنے گا. اور اس میں سے یہ پہلے سے جو آپ نے بات کی کہ پوری پلاننگ ہوتی تھی اور پتہ ہوتا تھا کہ یہ فلاں ایئر میں یہ چیف جسٹس بنے گا, فلاں ایئر میں یہ چیف جسٹس بنے گا, اور آپ اس کے گواہ ہیں کہ اس کے بعد خرابیاں بہت زیادہ پیدا ہوئی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اس میں, سوری میں آپ بھی اس میں شامل ہو جائیے گا, کیونکہ ناصر صاحب نے مائک پکڑ لیا تو میں اب گیسٹ بن گیا ہوں. اب آپ پکڑے. ناصر صاحب آپ کو یاد ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں وہ سینئر موسٹ جج سے اس وقت پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے طور کے اوپر سپریم کورٹ میں سینیورٹی پرنسپل پر ایلیویشن کہہ لیں آپ, یا اس کو سپریم کورٹ میں آنے کے لیے. تو ان کی جگہ جسٹس منیب اختر صاحب کو لایا گیا تھا اور ان کی پہلے اپوائنٹمنٹ کی گئی 4تھے نمبر سے, اور وہ سینئر موسٹ تھے. تو اب دیکھیں نا کہ اس کی وجہ سے ان کی, اگر وہ منیب صاحب کی جگہ آتے تو وہ 4 سال کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان ہوتے, ٹھیک ہے. لیکن ان کے ٹینیور کو کٹ کرنے کے لیے منیب اختر صاحب کو لایا گیا ان سے پہلے, اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کا جو ٹینیور تھا وہ کم ہو گیا, اور آپ دیکھ لیں سکڑ گیا. تو اس, اور پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ 2030 میں کون چیف جسٹس بنے گا اور اس وقت کیوں لایا گیا تھا, کیا کہانی چل رہی تھی. وہ سینیورٹی کی وجہ سے تو پلاننگ پوری بنتی ہے. ہاں وہی نا, گوٹیاں فٹ ہوتی ہیں, میں یہی کہہ رہا ہوں. اور یہ پوری دنیا میں شاید ایسا نہیں ہوتا, اف آئی ایم ناٹ رانگ, وہ گورنمنٹ کی اتھارٹی ہے کہ چیز پوری دنیا میں وہ عدالتیں وہ بھی نہیں کرتی جو ہماری عدالتیں کر رہی ہیں. تو وہ دیکھیں اس کے بعد سے ہی خرابیاں پیدا ہوئی ہیں نا, کہ دیکھیں اب جو بھی جج چیف جسٹس بنتا تھا پھر وہ اپنی لیگیسی چھوڑنے کے لیے ایک خاص پالیسی کو پرسو کرتا تھا جو کہ کنٹروورشل بھی ہو جاتی تھی. جیسے ثاقب نثار صاحب نے ڈیم فنڈ کو کیا, جو کہ میں بھی انٹینشن اچھی ہوگی لیکن یہ کام نہیں ہے سپریم کورٹ کا, یہ گورنمنٹس کا کام ہے, جس کا کام اسی کو ساجے. سر اصل میں ہماری سپریم کورٹ نے, دیکھیں آج سپریم کورٹ کے ان ججز نے خود جواز فراہم کیا ہے لیجسلیٹرز کو, پارلیمان میں بیٹھی ہوئی جماعتوں کو, کہ آپ جو ہے وہ
ऐसा कोई चीज़ लेके आएँ कि हम इस काबिल नहीं हैं। अभी जो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं कि वो कहा जा रहा है कि जी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेगा अब 5 सीनियर जजेस पे, जो मौलाना साहब की तजवीज़ आ रही है, और ये कहा जा रहा है अलेजडली, नॉट श्योर, कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी और PMLN भी एग्री हो चुके हैं। अभी नहीं पता कि हक़ाइक़ क्या हैं। है ना कि वो जज साहबान कहते हैं कि आई बिकेम मोर वाइजर नाउ, अपने जी, तजुर्बात से। जी बिल्कुल बिल्कुल क्यों नासिर साहब? बिल्कुल। एक जज की जो विजडम है, मुझे अफसोस से कहना पड़ेगा, वो पार्लिमान की पूरी कलेक्टिव विजडम से ज़्यादा फिर भारी पड़ रही है। ये तो पार्लिमान को देखना ये इनका होगा देखें ना। पॉइंट बहुत अच्छा है। एक आखिरी बात करके ना फिर आपको जरा देखते हैं। आपको याद है कि जब हम बिलावल साहब से मिले थे अभी रिसेंटली, हम सब भी मिले थे, तो हमने उनसे यही सवाल किया था कि क्या ज़रूरत है इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, तो उन्होंने उसका क्या जवाब दिया था? उन्होंने ये जवाब दिया था कि किसी भी रिफॉर्म को सबसे ज़्यादा रेजिस्ट किसने किया है? जुडिशरी ने। और सुप्रीम कोर्ट हैज़ ऑलवेज एक्टेड एज ए प्राइम मिनिस्टर ओवर एन इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। तो उन्होंने कहा दिस इज़ नॉट समथिंग एक्सेप्टेबल। मतलब वो कहते हैं कि हमारी हुकूमतों को चलने नहीं दिया गया। तो वाकई ऐसा है वैसे? नहीं, क्यों नहीं है यार? है कि ऐसा ही है? आपने सबके सामने है कि ऐसे ही हुआ है। अब मसलन मिसाल देकर वाजे करें। उससे मिसाल से पहले अगर आप इजाज़त दें तो मैं कोई और चीज़ें बीच में ऐड करना चाहूँगा कि ये जो अभी डिबेट हो रही थी कॉम्पिटेंसी और प्लस इस मामले के ऊपर के सीनियरिटी, जी जी ये डिबेट बहुत अरसे से सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। एक चीज़ तो बिल्कुल वाज़ेह है कि जैसे हम फ़ौज में देखते हैं, आर्मी में, कि वहाँ पे कोई सीनियर जो है वो अगर उसको नज़रअंदाज करके जूनियर को प्रमोट कर दिया जाता है तो सीनियर इस वजह से रिज़ाइन कर जाते हैं खुद के मुझे जूनियर को सलूट मारना पड़ेगा। तो यहाँ पे कोई सलूट वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं है, नंबर एक। नंबर ये आप उसका जवाब दे रहे हैं जो मैंने नासिर साहब से कहा था कि अगर मंसूर अली शाह साहब ना बने तो फिर उनको क्या करना चाहिए? मैं आपको आगे भी चलता हूँ। इस वक्त का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बिल्कुल वाज़ेह लिखा हुआ है कि जो मोस्ट सीनियर जज हैं वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे। अब यहाँ पे ये इशू के कॉम्पिटेंसी को जांचा जाए या आप सीनियरिटी को जांचें, तो कॉम्पिटेंसी को भी अगर जांचना है, पाकिस्तान के हवाले से ये इररेलेवेंट है, आप कह रहे हैं? जी जी इररेलेवेंट है। दूसरा जो माजी की मिसालें बयान की गई उसके ऊपर ये भी तो कहा जाता है ना जाज़ेब अब्बासी साहब कि अगर एक जज जो है वो जज बनने के काबिल नहीं है, तो अगर वो जज बनने के काबिल है तो चीफ जस्टिस भी बन सकता है ना, तो फिर उसका जज रहने का क्या ज़रूरत है अगर वो चीफ जस्टिस नहीं बन सकता? सर मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि कॉम्पिटेंसी जांचनी है अगर आपने, तो वो कॉम्पिटेंसी भी किसी के कहने के ऊपर नहीं जांचनी चाहिए। इसी तरह से सीनियरिटी प्रिंसिपल का असूल अगर अप्लाई होता है तो वो भी किसी के कहने के ऊपर नहीं होना चाहिए। ये हमारे पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ बड़ी अजीब हमने देखी है कि हर चीज़ यहाँ पे आके उलट हो जाती है। पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया और कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जो इख्तियारात हैं ना वो 2 सीनियर जजेस में तकसीम होंगे। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आया, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, उसको सुप्रीम कोर्ट ने जायज़ा लिया और कहा मेजॉरिटी जजमेंट में ये ठीक है, लेकिन 2 जजेस एक तरफ हो गए, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो है वो बिल्कुल अलग हो गए, और यूँ सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक तरह से हमने देखा कि मुअत्तल होगी, गैर फाल होती हुई नज़र आई। लेकिन फिर उस एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर एक ऑर्डिनेंस आ गया, उस पर जुडिशरी के अंदर मज़ीद इख्तलाफात पड़ गए। तो इस वक्त की जो सूरत हाल इस पूरे सिनेरियो में लग रही है, ये ऐसे लग रहा है सिद्दीकी साहब कि ये जो कैओस की सी सूरत हाल है ये रुकेगी नहीं, ये मामला मज़ीद आगे बढ़ता जाएगा, जो मेरे ख्याल में मुल्क के लिए ठीक नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो क्या करना चाहिए इस पर जो नहीं आईनी तरमीम के ऊपर तो अभी बहरहाल डिस्कशन हो रही है, और अगर तो यही नहीं पता कि यार वो तरमीम में मुसवदा है क्या। अभी तो सिर्फ कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह, सलीमुल्लाह से रफ़ीउल्लाह से फिर उधर कभी दूसरा ड्राफ्ट आ रहा है, मतलब हाँ अभी कमेटी के अंदर चल रहा है। अभी चीज़ें प्री मैच्योर हैं, उसके ऊपर कमेंट नहीं। हाँ हमको वो बोर्ड लेके तो उसके ऊपर नहीं इक्वेशंस बना के डंडे से नहीं बताएंगे, मतलब अभी तक कुछ है ही नहीं हो तो उस पर बंदा क्या बहस करे। मैं तो ये कह रहा हूँ हाँ ये बहस हो सकती है जो हमारे सामने फैक्ट्स आए हैं कि ये बात तो ठीक है कि इसी सुप्रीम कोर्ट ने मार्शल लॉ को जायज़ करार दिया, इसी सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो पनामा जैसे फैसले दिए, इसी सुप्रीम कोर्ट ने 62(1)(f जैसे फैसले दिए, इसी 63(a) वाले, इसी सुप्रीम जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मखसूस नशिस्तों का फैसला सरदार जी का थर्मस। मतलब है कि शाहजहाँ का
ताजमहल, मोहब्बत का ताजमहल। तो नाज़िर साहब ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस सब के बावजूद इदारे तो पाकिस्तान के ही हैं ना, पार्लियामेंट भी तो पाकिस्तान का ही इदारा है। पार्लियामेंट कहाँ गलत कर रही है, और पार्लियामेंट को हम मेलेफिडे एट्रीब्यूट कर ही नहीं सकते हैं, तो फिर ये बहस क्यों है? आइन में लिखा हुआ है कि आप मेलेफिडे एट्रीब्यूट नहीं कर सकते और सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कर सकती, लेकिन बात दरअसल ये है कि आप पार्लियामेंट के उस जब जो भी पैकेज आएगा उस वक्त उसको परखेंगे ना, कि अगर वो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ हो और उसमें फंडामेंटल राइट्स की क्लियर कट ब्रीच हो, जब होगी नहीं तो आप उसको कैसे नल एंड वाइड डिक्लेयर करेंगे, और वो भी उस पैकेज को जो अभी बना ही नहीं है। तो ये जो बाबा रहमते जो डैम बना रहा था नाज़िर साहब, इम्प्लीमेंटेशन बेंच भी बना दिया था और ये भी हो गया, तो उस पे क्या आज ऑर्डर आया जनाब? उसमें एक छोटी सी लाइन अगर जी इजाज़त है। जी नहीं, नहीं नाज़िर नहीं साहब आप नहीं इजाज़त नहीं देंगे नहीं, पहले नासिर साहब को इजाज़त है, इजाज़त पक्की है। बात जी है? जी जी आपका पक्की वक्त दे दूं उनको? जी जी देते। मैंने लंबी बात ही नहीं करनी, मैं एक छोटी सी बात करके माइक्रोफोन और आखिरी होगी ये। उसमें एक बड़ा ज़बरदस्त ऑब्जर्वेशन है। आपको याद है कि इम्प्लीमेंटेशन बेंच किन जजेस का बना था? जस्टिस अजमत, जस्टिस उमरता बंदयाल, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस इजाजुल हसन, एजाजुल एहसन और चीफ जस्टिस फैसल अरब। इनमें से सिर्फ मुनीब अख्तर साहब सिटिंग हैं, बाकी सब रिटायर हो गए हैं, ठीक है। और वापडा के वकील ने कहा कि हमें जो ये आपको बार बार रिपोर्ट्स देनी पड़ती है ना, कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट देनी पड़ती है, इसके लिए हमारा बहुत वक्त ज़ाया होता है, बहुत वक्त सर्व करना होता है, क्योंकि हमें सारी डिटेल निकालनी होती है, सारा कुछ करना पड़ता है, और फिर वो इम्प्लीमेंटेशन बेंच ही नहीं वो रिपोर्ट पढ़ता। तो उस पर यही लिखा है कि जब इम्प्लीमेंटेशन बेंच ने रिपोर्ट पढ़नी ही नहीं, आज तक उसका जायजा नहीं लिया, खोल के नहीं देखी रिपोर्ट। हाँ, जब खोल के ही नहीं देखी तो ये एक फ्रूटलेस है, पॉइंटलेस है। ये भी था ना, वापडा से ये पूछा गया था कि आप बताएं ना कि इन जज साहिबान में से किसके पास ऐसी टेक्निकल एक्सपर्टीज मौजूद है कि जिसकी बुनियाद पे वो इन रिपोर्ट को इवेल्युएट कर सके। किसी के पास नहीं है ना, वो उनका काम भी नहीं है। मुनीब अख्तर साहब तो बहुत बड़े इंजीनियर हैं। इंजीनियर नहीं है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंजीनियरिंग कर देते हैं यार। नहीं सर, वो तो चलो वो फैसला दोबारा वो तब्दील हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अब जो ऑर्डर दिया है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि वज़ीर आज़म और सुप्रीम कोर्ट दयामीर बादशाह डैम फंड्स के नाम से जो अकाउंट बना है, उस अकाउंट से सारा पैसा पब्लिक अकाउंट, फेडरल पब्लिक अकाउंट में जो है वो मुंतकिल किया जाए, और उसमें एक जैली अकाउंट बनाया जी उसमें एक जैली अकाउंट बनाया जाए, और जब ये सारा पैसा ट्रांसफ़र हो जाए तो फिर वज़ीर आज़म सुप्रीम कोर्ट का जो के नाम से जो उन्वान से जो बैंक अकाउंट है उसको बंद कर दिया जाए, और फिर उसके बाद हुकूमत अपने तौर के ऊपर ये इक़दामात भी उठाए कि अगर ये फ़ंड्स जो हैं इसको प्राइवेट बैंक्स में अगर इन्वेस्ट किया जाए तो उससे मार्कअप के लिए क्या स्टेप लिए जा सकते हैं। तो इन हिदायत के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस दरख्वास्त को जो है वो निपटा दिया है, डिस्पोज ऑफ कर दिया है। ये दूसरा केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये असूल तय किया है कि जो पैसे रखने का जो कॉन्सेप्ट है ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, ये जिसका काम है। नासिर साहब ये कितना बड़ा नुकसान किया है काजी साहब ने। मैं ढूंढ रहा था उनके ऊपर तनकीद करने की ना वजूहात। देखें, एक पहले कितने थे? 64 बिलियन, 190 नहीं, वो 190 मिलियन पाउंड्स है ना, उसमें डॉलर्स भी हैं, पहले सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के अकाउंट में कितने? 64 बिलियन। हाँ 64 बिलियन थे, ठीक है। और ये 23 बिलियन ये प्लस समथिंग, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए? तकरीबन को 90 खरब रुपए के करीब सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट को खाली करा दिया उन्होंने। और देखें उन्होंने सिंध गवर्नमेंट को देखें सुप्रीम कोर्ट को कितना नुकसान हो गया। ये कितनी ये तनकीद वाली बात है ना। देखें कितना माली नुकसान पहुंचाया है सुप्रीम कोर्ट को। ये बात है, गरीब हो गई सुप्रीम कोर्ट। ये इस एक बात मैं आपको कहूँगा कि मैंने उस वक्त भी कहा था और अब फिर कह रहा हूँ कि जब आपने इख्तियारात को डाइल्यूट कर दिए थे या डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, मेरे ख्याल में ये स्ट्रेटेजिक मिस्टेक थी, ये नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस को चीफ जस्टिस रहना चाहिए, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मैं गलत भी हो सकता हूँ। चीफ जस्टिस को के पास लेकिन देखें ना, वो दोनों जो सीनियर मोस्ट और सीनियर प्यूने और नंबर सेकंड सीनियर प्यूने जो थे, उन्होंने कहा चीफ जस्टिस तो हम हो गए। हाँ ना, तो देखें ना, कर दिया सर। काजी साहब एक केस फिक्स नहीं करवा सक रहे थे, एक मतलब केसेस नहीं फिक्स हो रहे थे। चीफ जस्टिस बेचारा कहाँ जाए, मास्टर ऑफ द रोस्टर होता है तो वो आम ख्याल जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाना शुरू कर देता है। फिर उसके बाद जब पावर तकसीम होती है तो दो जज अलग होकर चीफ जस्टिस को जो है वो गैर फाल कर देते हैं। तो ये किसी तरफ भी कोई बात समझ में आने वाली नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट की तरह चलना चाहिए जो आइन में लिखा हुआ है। ये जो आप बातें कर रहे हैं ना पॉलिसी, नासिर साहब इसका एक हल है, जहाँ ये आईनी तरमीम करने जा रहे हैं ना, वहाँ पे कहेंगे जी सुप्रीम कोर्ट पूरी बैठ के केस सुना करेगी।
नहीं देख ਇਹ मैं- ਬੈਂਚਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਹੀ ਮੁਕਾਓ। नहीं मैं पता क्या आप मेरी बात रोक दी, मैं यही कहना चाह रहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है, इन्हीं वजूहत की वजह से आ रही है ना। इनके अपने करतूत हैं, इनके अपने करतूत यार हैं। हाँ। अमाल कहते हैं। चलो अमाल है। हाँ, तो जनाब मेरा ख्याल है कि आज जो है वो बाबा डैम की भी, मैंने तो कहा है कि इंटेंशन को आप नहीं कह सकते, हो सकता है उनकी इंटेंशन अच्छी हो। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन उनकी ये उनका इंटेंशन काम तो नहीं। अच्छी थी ना। लेकिन ये उनका काम नहीं था। लेकिन हाँ, उन्हें काम झुग्गी नहीं उनका है। लगाई, झुग्गी लगानी चाहिए थी। वो कह हाँ रहे थे, मैं वो झुग्गी कह रहे थे मैं लगाऊंगा। वो डैम के ऊपर झुग्गी बना के भाई। नासिर साहब कितने झुग्गी है? वो लाहौर में लंदन में चले गए। लंदन नहीं वापस आ गए ना। नहीं, इधर ही हैं, इधर ही हैं, लाहौर में हैं। तो अच्छा, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि मसला इंटेंशन का नहीं है, असल इशू ये है कि ये उनका काम नहीं था जो उन्होंने किया। चलें जी, अब सैयद मंसूर अली शाह साहब आएंगे और जब वो चीफ जस्टिस बनेंगे तो फिर मुनीब अख्तर साहब उनके साथ सीनियर प्यूनी होंगे। तो उसके बाद जो है बेंचेस बड़े तवातुर से बनेंगे, आइन और कानून की बालादस्ती होगी। 187 जो है वो हर केस के ऊपर लागू होगा, क्योंकि फुल कोर्ट है। अब हर आदमी का मुकम्मल इंसाफ जो है वो होना चाहिए। ठीक है ना नासिर साहब? ये 187 को आप मजाक ना बनवाइए। ये कोई छोटी बात मैंने नहीं होती। बनाया। जिन्होंने तो लगाया। मैं वही कह रहा हूँ ना मैंने बनाया। कि सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट की तरह चलना चाहिए, ताकि किसी को उंगली उठाने की हिम्मत ही ना हो। और अगर नासिर साहब सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून के मुताबिक चलती रही तो फिर ये मखसूस नशिस्तों के फैसले का क्या होगा? अब देखें ना, ये वो डिसीजन है जो जिसके साथ भी आप बात करें ना उसको हजम नहीं होती। बड़ा सॉरी टू से, बड़ा मुश्किल डिसीजन है। मतलब ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है। मतलब ये नहीं सब डिफेंड या और अंडरस्टैंड। डिफेंड, अच्छा। डिफ़िकल्ट टू डिफेंड। बस ये नासिर साहब ने आज कह दिया, हम मान लेते हैं इनकी बात। सराय दस्तूर से अब्दुल कयूम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।